नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। किसी भी देश के विकास के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। विकास का पैमाना यह भी है कि मानव विकास सूचकांक में उस देश की क्या स्थिति है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, वहां का जीवन स्तर कैसा है, जीडीपी, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर, पोषण, उस देश का औद्योगिकरण, वहां की राजनीतिक स्थिरता और कई और चीजें। और भारत जैसे बड़े देश का जब जिक्र होता है तो इन सभी मानदंडों पर समय समय पे बात होती ही है। इनके आधार पे कभी भारत को गरीब देश कहा जाता है, कभी विकासशील कहा जा रहा है, तो कुछ पैमानों पर अब उसकी तुलना विकसित देशों से भी की जाने लगी है। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की करीब 1/4 आबादी अब भी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। अब इसका ठीक आकलन तो करना मुश्किल है, और इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 2011 से देश में गरीबी के सरकारी आंकड़े आए ही नहीं हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO वस्तुओं के उपभोग पर खर्च के आधार पर यह सर्वे जारी करता था। जब सरकारी आंकड़े नहीं आते तो फिर अन्य गैर सरकारी माध्यमों से गरीबी का आकलन किया जाता है। हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस समय देश की गरीबी पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद बीजेपी की मातृ संस्था मानी जाने वाली RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह मुद्दा उठा दिया है। रविवार को स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में RSS के सरकार्यवाह यानी के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के सामने गरीबी एक राक्षस की तरह खड़ी है और इस राक्षस का अंत करना जरूरी है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं और करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपए प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की दर 7.6% है। 7.6% बेरोजगारी की दर है। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी ज्यादा है बेरोजगारी, हम समझेंगे कुछ ही देर में। दत्तात्रेय होसबोले ने बढ़ती आर्थिक असमानता का भी मुद्दा उठाया और कहा कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत दुनिया की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की 1% जनता के पास देश की 20% आय है। 1% जनता के पास 20% आय है, जबकि 50% जनता के पास देश की आय का सिर्फ 13% है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के एक बड़े हिस्से के पास साफ पानी और पोषक खाने की पहुंच नहीं है। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह बात कही है तो इसके बड़े मायने हैं। इस मुद्दे पर आगे हम बात करेंगे। पहले देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की यह रिपोर्ट। देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट बढ़ा है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाया है। लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रतिदिन 375 रुपए से कम आय है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण। होसबोले ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान करोड़ों मजदूर पलायन को मजबूर हुए और इस दौरान देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे NC सक्सेना कहते हैं, सरकार के अपने ही आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं
वे दर्शाते हैं कि गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। 2017-18 में NSSO का सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे के लोग 22% से बढ़ के 25-26% हो गए, लेकिन वो आंकड़ा दबा दिया गया। 1983 में 72% लोग जो थे वो जॉब में थे, ये नंबर घटकर 51% रह गया है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने गरीबी और बेरोजगारी पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देखना यह है कि सरकार दत्तात्रेय जी के जो रेड अलर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करती है नहीं करती है। वो अब तक तो का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि असली मुद्दों पर जो देश के सामने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आजादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीजों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली, मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता का जो सवाल आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों और चुनौतियों पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि होसबोले के इस बयान के बाद सरकार की सोच और रणनीति में कोई बदलाव आता है या नहीं। फरीदाबाद से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि देश में NSSO का आधिकारिक आंकड़ा बीते 10 साल से नहीं आया है। हालांकि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के अगले ही दिन 2017-18 के लिए तैयार NSSO की एक रिपोर्ट सामने आई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट भी किया था, जिसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा है, 6.1%। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये अंतिम नहीं है। हालांकि देश में आंकड़ों की निगरानी रखने वाली स्वतंत्र संस्था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी NSC ने इस रिपोर्ट को दिसंबर 2018 को पास कर दिया था, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। यही वजह थी कि NSC के कार्यवाहक चेयरमैन PC मोहनन और एक सदस्य JV मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया। अब CMIE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर 6.43% रही। तो आंकड़ों का ये खेल जो है वो हम कैसे समझें, ये एक बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा कि देश अमीर हो गया है। आपने भी सुना होगा, जनता भुखमरी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अब RSS के सरकारेवाद दत्तात्रेय होसबोले जब कह रहे हैं कि गरीबी और बेरोजगारी एक दानव की तरह खड़ी हुई है, तो क्या बीजेपी और संघ परिवार को अब महंगाई की आंच महसूस हो रही है? 2024 में बीजेपी कैसे करेगी इस चुनौती का मुकाबला, और क्या इस मामले में मोदी सरकार का कोई एक्शन प्लान शुरू हो गया है? ये आर्थिक सवाल हैं या फिर राजनीतिक पैंतरेबाजी है? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। अरुण कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री, शांत प्रकाश जाटव, बीजेपी नेता, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पर बतौर एक अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी, दत्तात्रेय जी ने जो अब कहा है उसको हम कैसे समझें? कितना गंभीर ये समस्या आप तमाम लोग उठाते रहे हैं, पर सरकार की तरफ से यही कहा गया कि इतनी बुरी हालत नहीं है, देश में सब कुछ अच्छा है। अब जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं उसको कैसे समझे? बेरोजगारी दरअसल इस समय क्या एक दानव की तरह खड़ी है? महंगाई, देखिए, दत्तात्रेय जी ने कहा है वो एक रियलिटी है, और सरकार अभी तक से डिनाई कर रही थी कि इतनी बुरी हालत नहीं है। और जो बेरोजगारी के आंकड़े उन्होंने बताए, तो एक्चुअली अगर मेरा मानना है कि बेरोजगारी उससे ज्यादा खराब स्थिति में है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है देश का, वो 46% के आसपास है, जबकि दुनिया में और बड़े देशों में वो करीब 65-68% होता है। तो यानी हमारे यहाँ 20% लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं, और उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। तो 20% अगर लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 20 करोड़ लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो जो बेरोजगारी अभी दिखाई जा रही है 6.5-7%, वो मेरा मानना है कि उसमें 20 करोड़ अगर आप और जोड़ दें तो वो बहुत भयानक रूप उसका है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रोजगार का जो आंकड़ा होता है
उसमें हम मान लेते हैं कि अगर हफ्ते में आपने कुछ दिन काम किया तो आप जो है रोजगार आपके पास है, पर अगर आपने पूरे 6 दिन नहीं काम किया तो आपको जो है अंडर एम्प्लॉयड है, तुम्हारे अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कृषि में। तो अगर ये सब जोड़ लें तो आप देखेंगे कि इस समय 320 करोड़ लोग हैं, 32 करोड़ लोग हैं जिनके पास पूरा रोजगार है, और 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास रोजगार कम है या है ही नहीं। तो इसलिए हालत बहुत ही खराब है। जब महंगाई और बेरोजगारी की, जी अरुण कुमार जी, जब महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसका आकलन करना इस समय कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आंकड़े जारी नहीं हुए तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। 2011 से देश में गरीबी के सरकारी आंकड़े तो आए नहीं हैं, फिर ये कितना मुश्किल है? तो अगर हम क्योंकि जिसके पास काम नहीं होगा या कम काम होगा वही गरीब होगा, तो अगर हम गरीबी के आंकड़े नहीं होंगे तो हमें फिर जो है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से ही जो है गरीबी जो है आंकनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारा जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो गरीब है उसके कंजम्पशन बास्केट चेंज हो गई है। जब कंजम्पशन बास्केट बदल जाती है तो आपके जो आंकड़े होते हैं इन्फ्लेशन के वो सही नहीं निकलते हैं। तो इन्फ्लेशन की मार, जैसे अभी कहा जा रहा है कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करीब 7% के आसपास है, पर उसके लिए गरीब के लिए तो और ज्यादा है, क्योंकि उसका जो हेल्थ का खर्चा है वो बढ़ गया है कोरोना के बाद। उसके बच्चों के जो वो स्कूल जाते थे वहां पे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो गरीब आदमी के ऊपर जो इन्फ्लेशन की मार है वो भी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की मार है वो भी बढ़ गई है, तो गरीब की हालत तो और ज्यादा बदतर हो गई है इस दौरान। आपने कहा अभी कि इतने सारे लोग जो है वो तो काम ही नहीं ढूंढ रहे, जैसे दत्तात्रेय होसबोले ने भी ये कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। तो यही वो लोग हैं जो वर्कफोर्स के भी बाहर हैं। करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 375 रुपए प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं। तो ये जो 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोग हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो नए आंकड़े हैं जिसके हिसाब से जो डॉलर के मुकाबले हम देखें तो करीब $2.25 कमाना चाहिए ताकि आप गरीबी रेखा के ऊपर रहें। तो ये जरा समझाइएगा हमें ये आंकड़ा जो है। जी हाँ, तो वर्ल्ड बैंक ने गरीबी के जो आकलन किया था वो था पहले $1.9 पर डे पर पर्सन, अब उसको बढ़ा के $2.15 कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जब परचेजिंग पावर पे असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले $1.9 से कम कमा रहे थे प्रति पर पर्सन पर डे, अब वो उसका जो बढ़ गया है। दूसरी बात ये, क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम हमारी गिर गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 साल में सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है, तो इसलिए हमारी पर कैपिटा इनकम गिरी है। पर कैपिटा इनकम जब गिरी है तो इसका मतलब जो निचला तबका है उसकी आमदनी और गिर गई। और ये ई श्रम पोर्टल के जो आंकड़े अभी आए, 27.5 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, वहां पे 94% ने कहा कि हम 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या वहां पे 27.5 करोड़ जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो अगर ये हम ऑल्टरनेट आंकड़े देखें तो गरीबी बढ़ रही है, जैसे कि अभी सक्सेना जी ने आपके प्रोग्राम में कहा, गरीबी अब घट नहीं रही है, खासकर पैंडेमिक के दौरान तो और ज्यादा परेशानी है। गरीबी से ज्यादा कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े आते नहीं है, और असंगठित क्षेत्र में ही हमारी गरीबी है, और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अगर नहीं आ रहे हैं तो गरीबी को आंकना हमें ऑल्टरनेट फिगर से करना पड़ेगा। तो ये जो ऑल्टरनेट फिगर्स हैं ये वो लेबर फोर्स के आधार पे कि कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो दरअसल वर्कफोर्स में हैं। और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की जो दर है वो 7.6% है। तो ये लेबर फोर्स का जो ये आंकड़ा है ये तो काफी ज्यादा बता रहा है बेरोजगारी की दर को। नहीं, ऐसा है, वो 7.6% तो उनका है जो लेबर फोर्स में हैं। हाँ। लेकिन करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स से बाहर चले गए हैं, बहुत और ज्यादा बड़ा है ये आंकड़ा। तो वो 20 करोड़ और अतिरिक्त हैं, यानी कि अगर उनको आप जोड़ दें तो हमारी जो बेरोजगार की दर है वो करीब 25% पहुंच जाएगी। तो इसलिए बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है हमारे देश में। और उसमें क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर गया था, तो यानी कि जो लोग काम ढूंढ भी रहे थे वो भी जो कम हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7% ही जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोग हमारे लेबर फोर्स में आते ही नहीं वो भी अनएम्प्लॉयड है। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत है, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा गिरा,
मतलब जो पुरुष है उनका इतना नहीं गिरा, पर महिलाओं को बहुत गिर गया, खास करके तो कोविड के हमारे यहाँ दौरान महिलाएं थी जो कमाती थी, उनमें परेशानी आई है। और बिल्कुल असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब जो अमीर हैं वो काफी अमीर हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, और एक बहुत बड़ी आबादी है जो और गरीब हो गई है। तो हमारे साथ जो बाकी दो मेहमान हैं, मैं आपको शामिल करना चाहूंगी इसमें, शांत प्रकाश जाटव और आलोक जी, के अब आपको लगता है शांत प्रकाश जाटव कि ये महंगाई, भुखमरी, गरीबी जो है वो एक मुद्दा है जो बीजेपी को भी जिसकी चिंता होनी चाहिए जब आरएसएस ने इस मुद्दा को उठाया है? देखिए, गरीबी ये आज से नहीं, ये शुरू से ही मैं समझता हूं जब से देश आजाद हुआ है तब से ही मुख्य मुद्दा है। और पीछे की जो सरकारों ने जो भी काम किए उसके बावजूद ये चूंकि खत्म नहीं हो पाई, तो इसलिए आज भी ये मुद्दा बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर अब हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं महंगाई और गरीबी की, तो महंगाई का और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई अलग विषय है, जो गरीबी है वो अलग विषय है। गरीबी जो है जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां पर लोकल स्तर पर रोजगार नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कि वो लोग जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास में रोजगार नहीं पहुंच पाने के कारण से वो कहीं ना कहीं जो है वो गरीबी की स्थिति में रहने के लिए मजबूर है। या तो वो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं और शहर में आने के बाद में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, वहां पर फिर बेरोजगारी का मामला आ जाता है। तो बेसिकली हमें आवश्यकता है कि देहात में जहां पर कि मूल रूप से देशवासी रहते हैं वहां तक रोजगार पहुंचे। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं अभी शुरू की हैं, आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्योग को बढ़ाने का, वो सब चीजें जो है मैं समझता हूं कि वहां तक वो तो रोजगार पहुंच जाएगा तो और है, उससे हर हालत में एक बात तो होगा। है, ये बीजेपी मान तो रही है ना कि महंगाई चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन जो गरीब हैं और अगर महंगाई भी है तो उनको तो ये महंगाई और ज्यादा मारेगी, जैसे अरुण कुमार जी इस समय हमें बता भी रहे थे, समझा रहे थे बतौर एक अर्थशास्त्री। लेकिन गरीबी है, ये बात तो अपनी जगह पर है और ये एक मुद्दा होना चाहिए। और इस समय महंगाई, बेरोजगारी, ये जो है चुनावी मुद्दे 2024 में भी क्या इसके ऊपर काम होगा? क्या ये मुद्दे बनेंगे दूसरे मुद्दों की बजाय? आलोक जी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ये सोचती है कि महंगाई और गरीबी में कोई ताल्लुक ही नहीं। एक प्रवक्ता कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी में कोई ताल्लुक नहीं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि गरीब पर ज्यादा मार पड़ेगी, और यही कारण है कि गरीबी के इंडेक्स में हम भुखमरी के इंडेक्स में लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और उसके बाद अभी हमने 4 महीने पहले सुना था कि 10 लाख रोजगार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 4 महीने चले गए 1 साल के, उसमें से बड़े बड़े मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें से 10 लाख में से कितने रोजगार दिए हैं इसका कोई डाटा नहीं। नो डाटा गवर्नमेंट है ये। अगर अपने लिए कोई आर्टिकल विदेश में भी छप जाए तो वो यहाँ होना चाहिए, और एनएसएसओ के आंकड़े अगर आ जाए तो वो गलत है। 45% वर्कफोर्स आज ये मानकर घर बैठ गई है कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा। एमएसएमई 60,000 से ज्यादा बंद हो गई। आज जिस तरह से स्टार्टअप्स लगातार बंद हो रहे हैं, आप देखिए किस तरह से बेरोजगारी और वो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और उसमें भी महिलाओं में बढ़ रही है। सीधा उसका किचन पर असर पड़ रहा है। आज जिस तरह से 800 करोड़ रुपए देश की सरकार जो है मोदी साहब अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भुखमरी हो रही है, दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम 24% मोदी साहब के आने के बाद गिर गई। पर कैपिटा इनकम में आज बांग्लादेश से हम पीछे चले गए, 1,14,000 से घट के वो 91,000 पर आ गई। तो ये सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। आज हालत ये 2 आंकड़े और नगमा जी में रखना चाहूंगा एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कि 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें 84% एनीमिक हैं। ये सरकार का आंकड़ा है। और जिस तरह से जो बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से आ रहे हैं 89% है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है केवल कोरोना के समय में। वो क्या जाकर किस समय पर युवा स्टेज पर जाएगा तो क्या देश किस अवस्था में जाएगा। और इसका सीधा सीधा कारण है कि सरकार को इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता है। नोटबंदी से शुरू हुए रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रहा, और तमाम तरह के दही, छाछ, दूध सब पर जो टैक्स लगाया गया अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो सरकार है जिसने 10 लाख करोड़ रुपया
बैंकों का माफ कर दिया, लेकिन दूध, आलोक जी, बड़े बड़े व्यापारियों का बैंकों का माफ किया, लेकिन दूध और छाछ पर जिस तरह से इन्होंने टैक्स लगाया तो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। जी, तो आलोक आज जी, एक सवाल, के पास डॉलर चला गया है, फॉरेक्स लगातार गिर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लगातार नेगेटिव है, चाइना से 1.5 गुना इंपोर्ट बढ़ गया है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बातें हो रही हैं, लेकिन एक सुकून है, चीते आ गए हैं। मोदी साहब कह रहे हैं जब चीतों के साथ खेलिए, रोजगार क्या क्या करेंगे आप लोग। अब तो चीतन जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो और खुशी मनाइए, रोज नया एजेंडा लाइए देश में। महंगाई, बेरोजगारी पर आज आरएसएस कांग्रेस की भाषा बोल रही है। आरएसएस ने आज स्वीकार कर लिया कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बिल्कुल सही है, तो और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। तो आपने कहा, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से, जैसा अभी श्याम प्रकाश जाटव भी कह रहे थे, या जो बीजेपी यही कहेगी कि ये महंगाई इतने दिनों से या बेरोजगारी का जो हम बोझ ढोते आ रहे हैं आजादी के बाद से, उसी का ही नतीजा है। अब मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है तो समय लगेगा। लेकिन आपने जो बात पे सवाल पूछने वाली थी कि आरएसएस का ये कहना इस समय, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं। अब श्याम प्रकाश जाटव जी, आप बताएंगे कि क्या सरकार जो कह रही है, क्योंकि नितिन गडकरी ने कुछ दिनों पहले ही कहा और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है और देश में काफी तरक्की हो रही है, इधर हम महंगाई, बेरोजगारी को एक दानव की तरह देख रहे हैं, ये आरएसएस का कहना है। इसमें कहीं विरोधाभास है या आप लोग एक ही बात कह रहे हैं? देखिए, देश जो है 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी का देश है, और इसमें शहर भी हैं, देहात भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी जी ने जो बात कही वो उस संदर्भ में कही, जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, सड़कों का निर्माण किया है, मतलब जो आज के समय में आधुनिक रूप से जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो परिणाम आए हैं, वो जाहिर सी बात है कि दुनिया में भारत को एक अच्छे मतलब पुष्ट देश की जो है ना वो कराते हैं, पुष्टि कराते हैं। लेकिन ठीक इसी के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो गरीबी की मार को भी झेल रहा है। हमें जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे थे, उसी तरीके से गरीबी में जो कांग्रेस के समय से जो हालात पैदा हुए, उस गड्ढे को भी भरना है। और जो देहात में जहां पर रोजगार नहीं है, वहां तक जाटव जी, ये जहां पर पहले गाड़ी नहीं जाती थी, वहां तक सुविधा पहुंचे, वहां पे काम पहुंचे, बट वो सुविधा पहुंचे वहां पे जहां रोजगारी नहीं है। लोग, अगर जनता भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से परेशान है, तो वहां सिर्फ सड़क अगर पहुंची है अभी, तो बहुत काम बाकी है। देखिए, जब सड़क पहुंची है तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री भी पहुंचेगी, और इंडस्ट्री पहुंचेगी तो वो क्षेत्र जहां तक सड़क नहीं पहुंची थी, इंडस्ट्री पहुंचने के बाद में वहां का जो निवासी है वो समृद्ध होगा, वहां पर जो गरीबी की स्थिति है वो सही होगी। यही तो पहल चाहिए थी। गडकरी जी जैसा कह रहे थे श्याम प्रकाश जाटव, वो क्या लोग, देश अमीर कैसे हो गया अगर जनता भुखमरी, गरीबी से परेशान है, और अगर बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ी है इस समय, तो क्या ये नहीं सही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ा। एक तरफ जो अमीर हैं वो काफी ज्यादा अमीर हैं, हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शामिल लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पावर्टी लाइन तय हो रही है वर्ल्ड बैंक के जरिए, वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग, ऐसे करोड़ों लोग हैं। शांत प्रकाश जी, देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो लोग शहर में हैं उनको रोजगार तुरंत मिलते हैं। अब जहां पर मैंने कहा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां आज इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, अच्छे इंटरनेट की लाइन पहुंची हुई है, वहां पर जो है सड़कें पहुंच गई हैं, वहां बिल्डिंग बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, और डेफिनेटली वहां पर रोजगार शुरू होगा। तो ये जो बेरोजगारी इस समय महंगाई है, वो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। महंगाई मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर ये जो बेरोजगारी, आलोक जी, आप इसकी क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनको ये सोचना चाहिए, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया है मोदी जी के आने के बाद। 39 लाख करोड़ से लेकर 156 लाख करोड़, ये पैसा कहां जा रहा है देश जानना चाहता है। आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं,
अरे भाई पेट्रोल इतना महंगा क्यों? ठीक है, सब कुछ इतना महंगा क्यों? अगर आप काम कर रहे हैं तो बेरोजगारी इधर हाई है। कई अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स हैं। एक मिनट सर, हमारे पास अब समय नहीं है प्राइम टाइम में। नगमा जी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में 12.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ठीक है, मैं अरुण जी से एक आखिरी बात समझना चाहती हूँ प्लीज। शांत प्रकाश जी और आलोक जी, 1 मिनट प्लीज। अरुण जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो स्थिति इस समय है उसमें सरकार क्या कुछ कर सकती थी, या आपको क्या लगता है इंटरनेशनल फोर्सेस या जो हालात हैं दुनिया भर में उसकी वजह से ये बेरोजगारी और महंगाई हम झेल रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो महंगाई की दर है वो पहले से ही जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज्यादा चल रहा था जी, कि पहले से ही समझ आ रहा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमने टैक्स जो लगाया था, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया हमने, खासकर पेट्रोलियम वगैरह पे। अगर वो पहले से ही हम कम कर देते तो ये महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो फिस्कल पॉलिसी का करना बहुत जरूरी था। जो फिस्कल पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। वजह ये है कि हम सप्लाई साइड नीतियों पर आधारित अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, ताकि डिमांड साइड करते तो हम गरीबों के हाथ में पैसा देते। अमेरिका ने 20% जीडीपी का अपना जो पैसा दिया, हमारे यहाँ 1.5% दिया। यानी कि ये नहीं कि अमेरिका अमीर है इसलिए, मैं कह रहा प्रतिशत के तौर पे वहां पे 20% जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया गया, हमारे यहाँ सिर्फ 1.5% गरीब के हाथ में गया। तो इसलिए हमारे यहाँ जो गरीब को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो बहुत कम हुई और इसीलिए गरीबी और तेज बढ़ गई। दूसरी बात है कि संघर्ष क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट गया है। संघर्ष क्षेत्र में वहां पे ये होता है कि वहां पे उनके पास डीए नहीं होता है, तो जब दाम बढ़ते हैं तो उनकी जो हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल, आपने कहा कि कुछ फिस्कल पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसको हम बेहतर कर सकते थे और इस वजह से भी हमारा ये स्थिति में है इस समय हम। धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्राइम टाइम में। बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। वैसे तो हमारे शहर आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन इस कथित आधुनिकता की आड़ में ऐसे तमाम अंधेरे कोने छुपे हुए हैं जिन पर हमारी नजर नहीं जाती, या दरअसल हम उनसे नजर फेर लेते हैं। बड़े शहर अपने पीछे जो भारी कचरा छोड़ते जा रहे हैं वो इसकी एक मिसाल है। हम कभी ठहर कर ये नहीं सोचते कि इस कचरे का क्या होगा, क्या ये किसी शक्ल में वापस हमारे ही पास लौट कर नहीं आएगा? देश की राजधानी दिल्ली को ही लीजिए, यहां का कचरा मुख्य तौर पर 3 बड़े कूड़े के ढेरों में तह दर तह जमा होता जा रहा है। ये कूड़ा 3 छोटे कचरे के पहाड़ों की शक्ल में दिल्ली के अलग अलग कोनों में खड़ा है। इससे निजात पाने के लिए तमाम चर्चाएं हुई हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं, लेकिन कूड़े के ये पहाड़ जहां के तहां हैं। आखिर क्यों है ऐसा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भलसवा, उत्तरी दिल्ली, 62 मीटर ऊंचा। गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली, 65 मीटर ऊंचा। ओखला, दक्षिण दिल्ली, 40 मीटर ऊंचा। ये हैं दिल्ली के अपने कूड़े के पहाड़। इनमें बड़े कूड़े के ढेर तो इंडिया गेट से भी ऊंचे हैं, यहाँ तक कि 55 मीटर ऊंचे राष्ट्रपति भवन से भी ऊंचे। दिल्ली शहर के 3 बड़े कूड़े के पहाड़। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के नीले आसमान पर मानो कुछ काले धब्बों जैसे हैं, और हर रोज इनमें नया कूड़ा सिर्फ जमा हो रहा है। हर रोज दिल्ली शहर जितना कूड़ा पैदा करता है उनमें से 53% इनमें से एक कूड़े के पहाड़ों में जमा होता है। उनमें से सबसे बड़ा है ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। ये तकरीबन ताजमहल और कुतुब मीनार जितना ऊंचा है। ये 70 एकड़ में फैला हुआ है और ये घर है कई बीमारियों और जानलेवा हानिकारक गैसेस का। हमें समझ लेना चाहिए कि ये कूड़ा अब हमारी सांसों में है। कूड़े के ये पहाड़ 21वीं सदी के शुरुआती कुछ सालों में ही अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुके थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उन्हें कम करने का निर्देश दिया।
दिल्ली के उपराज्यपाल तो कूड़े के इन ढेरों को राष्ट्रीय शर्म तक बता चुके हैं। तो फिर कूड़े के ये पहाड़ ऐसे ऊंचे खड़े क्यों हैं? पिछले कुछ सालों से तो वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का भी बहाना बन चुके हैं। दिल्ली की आप सरकार एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी को जिम्मेदार बताती है। आपका तो कहना है कि एमसीडी दिल्ली में कूड़ा निस्तारण की 16 और जगह बनाने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती है। अलग अलग एमसीडी की सूचना से पता चलता है कि उन्होंने लैंडफिल के लिए 12 से 16 नई जगहें ढूंढी हैं, क्योंकि मौजूदा लैंडफिल अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुकी हैं। ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है। पिछले 15 साल में बीजेपी की गलतियों से कूड़े का ये संकट आ खड़ा हुआ है। दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 स्थानीय नगर निकाय जिम्मेदार हैं। बीजेपी नए लैंडफिल्स की बात से इनकार करती है और आप पर झूठ फैलाने का आरोप लगाती है। आज ये तीनों पहाड़ अगर हैं तो कहीं न कहीं राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की देन है, क्योंकि उन्होंने निगम का फंड अगर समय से जारी किया होता तो आज ये पहाड़ नहीं होते। बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन 2016 के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के दस्तावेज बताते हैं कि नगर निगमों ने डीडीए से नए लैंडफिल्स के लिए और जमीन मांगी थी। नगर निगमों का कहना है कि उनके पास मौजूदा लैंडफिल्स के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नए लैंडफिल्स के लिए दिल्ली में जमीन ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कूड़े के निस्तारण के नाम सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। इसके बावजूद कूड़े के पहाड़ घटने के बजाय बढ़ ही रहे हैं। देश में पर्यावरण से जुड़ी सबसे बड़ी अदालत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश पर नगर निगमों ने मौजूदा तीनों लैंडफिल्स के कचरे को साफ करने के लिए 245 करोड़ रुपए जमा कराए। सरकार द्वारा तैयार कराई गई एक रिपोर्ट में भी इस साल कहा गया कि कूड़े के तीनों ढेरों से दिल्ली को पर्यावरणीय नुकसान के तौर पर 450 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इतने नुकसान और खर्च के बावजूद भलसवा और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ छोटे नहीं हुए। ओखला का कूड़े का पहाड़ भले ही 55 मीटर से घटकर 40 मीटर हो गया हो, लेकिन 2016 से 2020 के बीच इसका दायरा 44% बढ़ गया। ये 32 से फैलकर 46 एकड़ का हो गया, जबकि लक्ष्य था कि कूड़े के तीनों पहाड़ों को इस साल मार्च तक 25% घटा दिया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। ओखला का कूड़े का पहाड़ इस साल अप्रैल तक 50% घटना चाहिए था, लेकिन इसकी ऊंचाई सिर्फ 22% घट पाई है। उत्तर दिल्ली के भलसवा के इस कूड़े के पहाड़ का 100% पुराना कचरा जून 2022 तक निपट जाना चाहिए था, लेकिन ये अब भी जहां का तहां है। इसके बाद नया लक्ष्य ये है कि 2024 के अंत तक सभी कचरे के पहाड़ पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। कचरे के ढेर पूरी तरह खत्म करने की मियाद आगे खिसकाई गई। ये दस्तावेज दिखाता है कि कचरे के 25% और 50% निपटारे के लक्ष्य गिरा दिए गए और कूड़े के 2 पहाड़ों को पूरी तरह खत्म करने की मियाद आगे बढ़ा दी गई। कूड़े के सबसे बड़े पहाड़ के निपटारे की तारीख 9 महीने पहले यानी मार्च 2024 कर दी गई, लेकिन मौजूदा हालात में ये लक्ष्य पूरे होते भी नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, समस्या ये है कि हर दिन पहले से ज्यादा कचरा जुड़ रहा है। नए कचरे को उतनी तेजी से रिसाइकिल करने के लिए संसाधन नहीं है। बायो माइनिंग, जिसमें कचरे को डंप साइट पर ही छांटकर रिसाइकिल किया जाता है, उससे पुराने कचरे का तो निपटारा हो रहा है, लेकिन नया कचरा रोज और जुड़ जाता है। ओखला डंप साइट में बायो माइनिंग के लिए ग्रीन टेक नाम की संस्था से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इस संस्था का कहना है पूरा कचरा तो कम हो रहा है, लेकिन हर दिन नया कचरा आने से कूड़े का पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। पर डे कम से कम 3000 टन तो फ्रेश वेस्ट आता है, 3000 टन। इस वजह से पता नहीं लग रहा है कि लेगेसी वेस्ट मतलब कि नीचे बढ़ रहा है और फ्रेश वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और क्या है मैडम कि ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग बायो माइनिंग करते हैं उतना माल उठता भी नहीं है।
फ्रेश वेस्ट की तो नहीं बात कर रहा हूँ, जो पड़ रहा है उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो लेगेसी वेस्ट है हमारा वो खत्म हो जाएगा 2024 मैक्सिमम है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल में शामिल संस्था चिंतन के संस्थापक भारती चतुर्वेदी इसका दोष आम लोगों पर डालती हैं, जो कूड़े को पहले से छांट कर नहीं देते। इसके लिए आम लोग दोषी हैं। वो जानते हैं कि कूड़ा छांट कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वो मानते हैं कि ये काम म्युनिसिपैलिटी का है। हमें कूड़े से मुक्त होना है। लैंडफिल से निजात पाने के लिए कूड़े की खाद बनानी होगी और इसे रचनात्मक तरीके से करना होगा। कूड़े को छांटना बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर कूड़ा छटा ना हो तो घरों से मत उठाइए, उसके लिए दंड लगाइए, जैसे ट्रैफिक फाइन लगते हैं। एमसीडी का डर होना चाहिए। दूसरे शहरों में निगमों का डर है, आप इंदौर में ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली में लोग नगर निगम को कुछ समझते ही नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ दिल्ली की 2 करोड़ जनता द्वारा पैदा कूड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हर दिन 11,000 टन कूड़ा पैदा करती है, जिससे हर साल कूड़े के पहाड़ में 15% इजाफा हो जाता है। इस मामले पर भले ही राजनीति जारी हो, लेकिन जनता की सेहत खतरे में है। नगर निगम मानते हैं कि कूड़े के ये ढेर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। एक तरफ भारत में स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ राजधानी की सच्चाई ये है, ये कूड़े के खत्ते और ये गंदगी। जब हम कोई कूड़ेदान या कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो हम अक्सर अपनी नाक ढक लेते हैं, पर जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग इस भलसवा खत्ते के एकदम बगल में रह रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास अपनी नाक ढकने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें हर रोज यही बदबूदार और यही टॉक्सिक हानिकारक हवा के बीच में रहना है। वो ये कहते हैं कि अब उन्हें इसकी आदत हो गई है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। कूड़े के इन पहाड़ों के आसपास के इलाकों के लोगों के लिए तो अपने घरों में बंद रहना मजबूरी हो गया है। हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इतनी बदबू आती है। फिर यहाँ का सरकार तो ऐसा ही है, जीत जाती कुछ काम नहीं करती है, बाहर जाती इतना अच्छा फील्ड होता है, यहाँ क्या करे, कीड़ों की तरह जिंदगी है। अब आदमी क्या करे, गरीब आदमी तो रहेगा ही। कभी गैस किसी को बन रहा है, हम तो हमेशा ही बीमार रहते हैं। हमको तो ये लगता है इसी से हम बीमार रहते हैं। कचरे के इन पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि पहले यहाँ क्या था। यहाँ आए थे हम लोग तो पूरा जंगल था और यही मेन रोड था हमारा वाला, झुग्गियों वाला ही। मच्छर है, दुनिया वाली बीमारी बन रही है और क्या पब्लिक को बीमारी बन रही है। सांस किसी को आग लग जाती है गर्मियों में तो धुआं होता है, पूरे इलाके में धुआं हो जाता है जब आग लग जाती है तो उससे धांसा भी होता है, धुआं भी दम घुटता है बच्चों का। सारे नेता वोटों के टाइम पे जाते हैं, बगैर वोटों के बाद आदमी कोई आता ही नहीं, कोई मर रहा है, कौन जी रहा है। मेन रोड यही था हमारा, और उसके बाद जब ये हो गया तो वो मेन रोड बंद करके पूरा ही खत्ता हो गया और हमारा आने जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं है। जो हम कहीं से आ जाए या कल हो के कहीं आग लग जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बंदा कहीं निकल नहीं सकता यहाँ से। जैसे कोई मर भी जाए तो कोई एम्बुलेंस आना हो, किसी की शादी हो, कोई गाड़ियाँ, तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। कोई हमारे रिश्तेदार गेस्ट आते भी हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर इतनी परेशानी होती है कि वो यहाँ पर रुक नहीं पाते। गवर्नमेंट से कहा भी, यहाँ के जो विधायक है उनसे भी कहा कि भाई यहाँ पर जो है ये खत्ता पड़ रहा है, इसकी स्मेल आ रही है। वो कहते रहे भाई हट जाएगा, 2-4 साल बाद हट जाएगा। ऐसा ये करते करते और बढ़ता चला गया। वो इतने परेशान रहते हैं कि जब इसकी हवा चलती है तो हमारी मस्जिदों के अंदर भी इसकी स्मेल आती है, बहुत बुरा लगता है इसके अंदर। जिसके नहीं जाते हैं। कूड़े के इन ढेरों में आग भी काफी लगती है। बीते 3 साल में दिल्ली के इन तीनों लैंडफिल्स में 76 बार आग लग चुकी है। 2017 में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के धंसने से 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग पास के नाले में जा गिरे। डॉक्टर्स और जानकारों के मुताबिक कूड़े के ढेरों के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत खतरे में है। यही नहीं, कूड़े के ये ढेर काफी दूर तक हवा भी प्रदूषित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार जहरीली गैस मीथेन भी कूड़े के इन ढेरों से निकलकर हवा में समाती है। जैसे जैसे खत्ते के साइज बढ़ रहा है पहाड़ का, उससे पेशेंट की ये मान लीजिए इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो रही है, जिससे पेशेंट को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड एंड कफ रेगुलर रहता है पेशेंट को।
कचरे के इन ढेरों से रिसने वाला जहर नीचे मिट्टी और जमीन के अंदर पानी को भी जहरीला बना रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मानसून के दिनों में कूड़े से निकलने वाला गीला कचरा उनके घरों तक पहुंच जाता है। उन्हें हर रोज इस गीले कचरे से होकर गुजरना पड़ता है। नाली का पानी या घर दोनों एक तार हो जाता, भर जाता है। जब बारिश बंद होती है, पानी निकल जाता है, तब अपना घर सफाई करके फिर हम घर में रहने लगते हैं। ऐसे बेड पे बैठ जाते हैं, चारपाई पे बैठ जाते हैं, कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। पानी भरा रहता, कहाँ जाएंगे? जब पानी मोटर चलाते हैं ना, पहले पानी यही नाले का आता है। नेता आते हैं ना तो बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि हमने प्लाट बनवा देंगे, हमने घर बनवा देंगे, आपको रहने का ठिकाना कर देंगे। आज जब जीत लिए तो घूम के कभी ताकने नहीं आएंगे। भूमिगत पानी के विश्लेषण से पता चला है कि कचरे के ढेरों के आसपास जमीन के नीचे का पानी दूषित हो चुका है। इस पानी को पीने से स्थानीय लोग डायरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के पास पीने के लिए पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है। टाइम से बिल्कुल पानी में किया भर जाता है। एक और दिल्ली पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प कर रही है। सेंट्रल विस्टा जैसे नए निर्माण चल रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पर कैंसर की तरह जमा पुराना कूड़ा वैसे का वैसा ही खड़ा है। कूड़े के इन पहाड़ों से बड़ी एक ही चीज दिख रही है, इनके निपटारे में नाकामी, जिसके लिए दिल्ली और केंद्र सरकार तो जिम्मेदार है ही, दिल्ली के आम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, जो अपने कूड़े को छांटना अपना कर्तव्य नहीं समझते। भारत की राजधानी दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों में 28 मिलियन टन कूड़ा जमा है। उनमें से एक पहाड़ यहाँ ओखला में है और इनकी ऊंचाई कम होने की बजाय सिर्फ बढ़ रही है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रक्स हर रोज इनमें नया कूड़ा जमा कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी लोगों को आज भी इन कूड़े के पहाड़ों के पास अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और सांस लेनी पड़ रही है। साफ है कि कुछ हद तक प्रशासन इस बदबूदार मुद्दे से अपना मुंह फेर रहा है। लड़ाई करिए, मार झगड़ा कौन करी? नई दिल्ली में राकेश सिंह और सुधीश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।